अस्सलाम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेरेब्रल पाल्सी के ऊपर। बच्चों का माजूर हो जाना या स्पेशल जो बच्चे होते हैं या डिसेबल बच्चे जो होते हैं। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लें। देखिए, सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन क्या आता है कि सेरेब्रल पाल्सी है क्या। अब यहाँ पे सेरेब्रल पाल्सी के अंदर दो वर्ड्स आते हैं, सेरेब्रल और पाल्सी। सेरेब्रल का मतलब ये होता है कि ब्रेन से रिलेटेड। अब पॉलिसी का मतलब ये होता है कि पैरालाइसिस, लॉस ऑफ मूवमेंट, वॉलेंटरी कंट्रोल जो होता है, आपका खुद का जो कंट्रोल होता है आपकी मूवमेंट्स के ऊपर, आपकी हरकत के ऊपर, वो खत्म हो जाए। अब इसका जो ओवरऑल मतलब बना वो ये बना कि आपके ब्रेन को कोई ट्रॉमा हुआ है, आपके ब्रेन को कोई इंजरी हुई है, पेशेंट के ब्रेन को कोई इंजरी हुई है और उस इंजरी के रिजल्ट में क्या हुआ है, पैरालाइसिस हो गया, लॉस ऑफ मूवमेंट हो गया है, या हम इसको कहते हैं कि आपको जो मोटर कंट्रोल है उसका लॉस हो गया। आपका जो मोटर कंट्रोल होता है, आपके ब्रेन से जो मोटर कंट्रोल आ रहा होता है वो आपके मसल्स को आ रहा होता है और उसकी वजह से आपके बोन्स को, आपके जॉइंट्स को आ रहा होता है और उसकी वजह से ये आपकी जो मूवमेंट होती है, ये जो बैलेंस होता है, या आपका जो पोस्चर होता है वो मेंटेन हो रहा होता है। तो आपका जो मोटर पार्ट है ब्रेन का वो अफेक्ट हुआ है, पेशेंट का जो मोटर पार्ट है ब्रेन का वो अफेक्ट हुआ है, वो इंजर्ड हुआ है। उसकी वजह से क्या हो गया, लॉस ऑफ मूवमेंट हो गया। लॉस ऑफ मूवमेंट की वजह से क्या हो गया, पैरालाइसिस हो गया, पेशेंट के अंदर पैरालाइसिस आ गया है और इस चीज को हम कह रहे हैं सेरेब्रल पाल्सी। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं कि सेरेब्रल पाल्सी जो है किन लोगों को अफेक्ट करती है। सेरेब्रल पाल्सी जो होती है ये हमारे यूजुअली जो बच्चे होते हैं, जो छोटे जो बच्चे होते हैं, 2 साल से कम उम्र के बच्चे, उनको अफेक्ट करता है। इसके अलावा जो है आपका बच्चा जब आपकी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो लाइफ होगी बच्चे की, और आफ्टर जो बर्थ होगी लाइफ, और उसके अलावा जो है 2 साल तक बच्चे की जो लाइफ होगी उसके अंदर कोई ट्रॉमा आता है, कोई इंजरी आती है, कोई ऐसा फैक्टर आता है जो ट्रिगर करता है उसके ब्रेन को, ट्रॉमा देता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, सेरेब्रल पाल्सी के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इस डिजीज को कहते हैं कि नॉन प्रोग्रेसिव डिजीज है लेकिन परसिस्टेंट है, और इसके अलावा जो है इसके अंदर जो लीजन्स मिलती हैं वो हमें स्टैटिक मिलती हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आपका MRI CT स्कैन कराया जाएगा बच्चे का, तो उसके अंदर हमें जो ब्रेन के अंदर जो लीजन्स मिलेंगी वो स्टैटिक मिलेंगी, वो बढ़ नहीं होंगी, वो जितनी होंगी वो उतनी रहेंगी। दूसरा मैंने बात की कि ये नॉन प्रोग्रेसिव है, परसिस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये था कि जो सिम्टम्स आएंगे, जो इंजरी के रिजल्ट में जो सिम्टम्स आएंगे, जो मुश्किलात पैदा होंगी बच्चे को, वो जो है प्रलोंग करेंगी, वो आगे वैसे की वैसे रहेंगी, लेकिन वो बढ़ेंगे नहीं। मजीद जो है सिम्टम्स या मजीद जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बढ़ेंगे नहीं लाइफ में, वो उतनी ही रहेंगी। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि हम मूवमेंट्स को, पोस्चर्स को जो है अगर अर्ली लाइफ के अंदर ट्रीट कर लेते हैं तो बाद में जो है उसका बच्चे का क्या होता है कि डिपेंडेंसी जो होती है वो जो है बच्चा जो होता है इंडिपेंडेंट हो जाता है। बच्चे की जो डिपेंडेंसी होती है पेरेंट्स के ऊपर वो कम हो जाती है, सोसाइटी के ऊपर कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिम्टम्स हैं वो बाद में लाइफ में जो है बढ़ने के बाद, जैसे ग्रोथ होगी, बच्चा बढ़ेगा, उसके जो सिम्टम्स होंगे वो इंक्रीज नहीं होंगे, वो जितने पहले थे वो वैसे ही रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि उनको रिलीफ कुछ ना कुछ करवाया जा सकता है, इसमें से कुछ सिम्टम्स है उनको रिलीफ करवाया जा सकता है। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे हमारे पास बात आती है कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं या कॉजेज क्या हैं। देखें, आपकी रिस्क फैक्टर्स या कॉजेज जो हैं वो 3 तरह के होंगे, प्रीनेटल होंगे, पेरीनेटल होंगे और पोस्टनेटल होंगे। जैसा कि हमने बात की, आपका जो चिल्ड्रन है या बच्चा है उसको जो इफेक्ट आ सकता है सेरेब्रल पाल्सी का वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आ सकता है, जब वो मदर के पेट के अंदर है, माँ के पेट में है, तब इंजरी हो सकती है उसके ब्रेन को। ड्यूरिंग बर्थ हो सकती है, आफ्टर बर्थ 2 साल तक उसको हो सकती है। तो इसके अंदर जो है प्री नेटल जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि पैदाइश से पहले जो इंजरी आ सकती है ब्रेन को वो इस तरीके से आ सकती है कि मदर के थ्रू जो है उसका जो ब्रेन की जो है इंजरी गई है कि ब्लड की जो सप्लाई है वो ठीक नहीं जा रही बच्चे को, और उस ब्लड की सप्लाई की, ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो शरियाने हैं, जो नालियां खून की, वो जो है खून नहीं मुहैया कर पा रही ब्रेन को, और इस वजह से क्या होता है कि स्ट्रोक के चांसेस जो होते हैं बच्चे के अंदर, फालिज के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, या ब्रेन की जो इंजरी होती है वो बढ़ जाती है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे हमारा इन्फेक्शन आ जाता है कि माँ को कोई इन्फेक्शन हुआ है जिसके अंदर हमारे पास कोरियोएमनियोनाइटिस एक इन्फेक्शन होता है कि जिसके अंदर क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर जो बच्चा होता है और उसके अंदर जो फ्लूइड होता है जिसके अंदर जो बच्चा फ्लोट कर रहा होता है उसको हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड।
अब ये एमनियोटिक फ्लूइड, इसके अंदर अगर इन्फेक्शन आ गया है, ठीक है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गया है मदर की जो है बॉडी के थ्रू, तो वहाँ से क्या होगा, वो इन्फेक्शन बच्चे को अफेक्ट करेगा और बच्चे को अफेक्ट करने के बाद जो है बच्चे का ब्रेन अफेक्ट करेगा, जिसके अंदर हमने बात की कोरियो एमनियोनाइटिस जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ कोरियोन और एमनियोन या एमनियोटिक फ्लूइड की इन्फ्लेमेशन। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है साइटोमेगालोवायरस या हर्पीस सिम्प्लेक्स, या इसके बाद RH जो है इनकम्पैटिबिलिटी। यहाँ पे जो ये वाले जो फैक्टर्स हैं तो ये भी ट्रिगर करते हैं प्री नेटल लाइफ के अंदर, बच्चे को जो है अफेक्ट करते हैं बच्चे का ब्रेन। दूसरे नंबर पे ये है कि बच्चे के गिर्द जो है अगर कॉर्ड है, जो एम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो आ गई है और उसकी वजह से जो है ब्रेन को जो सप्लाई है ठीक तरीके से ऑक्सीजन की वो नहीं जा पा रही, ये भी हो सकता है। एक और कॉज ये भी हो सकती है कि ड्यूरिंग जो प्रेगनेंसी अगर माँ को कोई ट्रॉमा हुआ है, फॉल हुआ है, गिरी है, तो उसकी वजह से भी जो ब्रेन की इंजरी हो सकती है, बच्चे को जो है इस तरह का इफेक्ट मिल सकता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है कि आपका ड्यूरिंग बर्थ क्या जो है रिस्क फैक्टर्स होंगे, क्या कॉजेज होंगी। ड्यूरिंग बर्थ ये है कि आपके जो ड्यूरिंग बर्थ जो आपका लेबर है वो बहुत ज़्यादा है, जो पेन है वो उसकी जो शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो है गेस्टेशन, जो हम जिसे कहते हैं कि आपकी जो बच्चे का जो वेट है नॉर्मल, उसका जो है वेट जो है बच्चे का वो कम है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा जो बच्चा है वो नॉर्मल गेस्टेशन एज से कम है, प्री डिलीवरी हो गई है, इस वजह से भी हो सकती है। इसके अलावा ये भी हो सकता है ड्यूरिंग जो है बर्थ आपको जो है बच्चे को जो है ट्रॉमा आ गया है, हैंडलिंग सही तरह से नहीं थी, बर्थ के दौरान जो है नर्सिस की या डॉक्टर्स की जो है हैंडलिंग ठीक तरीके से नहीं थी, या बच्चे की जो है ड्यूरिंग जो बर्थ जो है पोजीशन थी या ब्रीच थी वो सही तरीके से नहीं थी, तो इस वजह से भी हो सकता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पोस्ट नेटल रिस्क फैक्टर्स या कॉजेज। पोस्ट नेटल के अंदर हमारे पास इन्फेक्शन आ जाता है, इसके अलावा जो है ट्रॉमा आ जाता है। बच्चा पैदा हुआ है, पैदा होने के बाद कोई इन्फेक्शन हो गया बच्चे को बहुत ज़्यादा, इसके बाद जो है बच्चे के अंदर जो है जॉइंटिस था, बच्चे को यरकान था और उसको ट्रीट नहीं किया गया, तो वो कैरिनिट्रस के अंदर चेंज हो जाएगा बीमारी के अंदर, जिसकी वजह से आपका जो बच्चे का ब्रेन होगा वो अफेक्ट होगा और उसकी वजह से क्या होगा कि सेरेब्रल पाल्सी के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। या आपका जो बच्चा है उसको 2 साल की उम्र तक कोई ट्रॉमा होता है, कोई इंजरी होती है उसके ब्रेन को, गिर जाते हैं जैसे बच्चे और हम ख्याल नहीं करते, तो उस दौरान क्या होता है कि बच्चे के जो ब्रेन होता है उसको इंजरी आ जाती है, उसके जो इफेक्ट होते हैं वो हमें कुछ अरसा बाद जो है मिलना शुरू होते हैं, जब हमें जो है इंजरी याद भी नहीं रहती। तो ये थी हमारे पास प्री नेटल, पेरीनेटल और पोस्ट नेटल रिस्क फैक्टर या कॉजेज। अब इसके अंदर जो है हम सिम्टम्स देख लेते हैं कि सिम्टम्स या जो अलामात हैं बच्चे के अंदर क्या जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। देखिए, जब उसका बच्चे का जो ब्रेन है वो अफेक्ट होता है, उसके अंदर जो डिसेबिलिटीज आती हैं, उसके अंदर क्या होता है कि उसका सबसे पहले जो मोटर कंट्रोल होता है वो जो है लॉस हो जाता है। मोटर कंट्रोल के अंदर आपकी जो मूवमेंट्स आ जाती हैं, आपकी जो बच्चे की जो मूवमेंट्स होती हैं ठीक तरीके से वो नहीं कर पाता, बच्चा चल नहीं पाता, फंक्शनल एक्टिविटीज़ जो है खाना नहीं खा पाता, मतलब खुद से जो है कोई काम नहीं कर पाता, उठ नहीं सकता। तो ये जो फंक्शनल मूवमेंट्स हैं उसकी जो नॉर्मल जो काम होता है एक नॉर्मल पर्सन कर सकता है वो नहीं कर सकता। उसका जो बैलेंस होगा वो खड़ा होगा तो वो गिर जाएगा, उसका जो बैलेंस होगा वो ख़त्म हो जाएगा, उसका पोस्चर सही तरह से नहीं रहेगा, बच्चे का जो पोस्चर होगा, जो नॉर्मल पर्सन का जो पोस्चर होता है वो ठीक तरीके से नहीं रहेगा। इसके अलावा हमारे पास मोटर कंट्रोल के साथ साथ जो है उसका बच्चे का यहाँ पे जो एसोसिएटिव जो डिसेबिलिटीज आ जाती हैं मोटर कंट्रोल के साथ, जो इस सेरेब्रल पाल्सी के साथ, वो ये होती हैं कि हमारे पास सेंसरी लॉस भी हो सकता है। इसके अलावा सेंसरी लॉस हो जाएगा बच्चे का, अगर जो है इसके साथ जो एसोसिएटिव डिसेबिलिटीज आती हैं मोटर कंट्रोल के साथ साथ वो सेंसरी भी आ सकती हैं। सेंसरी लॉस के अंदर क्या होगा कि हीट, टच वगैरह ये जो सेंसेशंस होती हैं इनका लॉस हो जाएगा डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स पे या पूरी बॉडी के अंदर, या स्किन के ऊपर, या जो है किसी एक जगह एरिया के ऊपर ये जो है सेंसेशन जो है लॉस हो सकती हैं। इसके अलावा जो है एसोसिएटिव जो डिसेबिलिटीज हैं उसके अंदर जो है पूरी बॉडी इफेक्ट होती है। जैसे हम शुरू करें अगर आंखों से, तो बच्चे की जो आंखें हैं वो अफेक्ट होंगी, बच्चा जो है वो नाबीना भी हो सकता है, उसकी जो नज़र है वो कमज़ोर भी हो सकती है, या फिर बच्चे के अंदर जो आई साइट होती है वो ठीक नहीं होती। इसके अलावा जो बच्चे की जो आंखों का जो फोकस है वो ठीक तरीके से नहीं होगा, उसकी आंखें जो है मूव करती रहेंगी, इस तरह की जो है डिसेबिलिटीज मिल सकती है आंखों के अंदर। उसके बाद जो हम अगर हेयरिंग के ऊपर आ जाएं, सुनने की सकत के ऊपर आ जाएं, तो उसकी जो सुनने की सकत है, जो हेयरिंग है वो भी लॉस हो जाएगी, या तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, या जो है उसको कम सुनाई देगा, या एक साइड से सुनाई देगा, या एक साइड से नहीं सुनाई देगा, या इस तरीके से जो है इस तरह की डिसेबिलिटी आ सकती है।
दूसरे नंबर पे अगर हम नाक वाली साइड पे आते हैं तो ये हमारा है रिस्पायरेटरी जो है फंक्शन आता है, ठीक है। अब रिस्पायरेटरी फंक्शन भी उसका डिस्टर्ब होगा, उसका जो है रिस्पायरेशन भी डिस्टर्ब होगी। रिस्पायरेशन इस तरह से डिस्टर्ब होगी कि उसके जो रिस्पायरेटरी जो मसल्स हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। जब वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे तो बच्चा जो है वो सही तरीके से सांस नहीं ले पाएगा। जब वो सांस नहीं सही तरह से ले सकेगा तो उसको जो वेंटिलेटर की जरूरत होगी या ऑक्सीजन की जरूरत होगी, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम मुंह के ऊपर आ जाएं तो मुंह के अंदर क्या होगा कि बच्चे के जो मसल्स और मैस्टिकेशन होंगे, जो चबाने के, खुराक को चबाने के जो मसल्स होते हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं कर सकेंगे। वो जो है खुराक को चबा नहीं पाएगा। और दूसरा जो है वो जो उसके जो मसल्स और स्वॉलोइंग है, जो निकलते हैं खुराक को, वो भी ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। बच्चा जो है खुराक को सही तरीके से निगल नहीं सकेगा। उसकी जो खुराक है वो सही तरीके से उसके जो है डाइजेशन के लिए नहीं जाएगी, उसके स्टमक में जाएगी और बाहर आ जाएगी। इस तरह के जो बच्चे क्या करते हैं, उनका जो लॉब आता है वो जो है मुंह से गिरता रहता है, या उनका जो दूध होता है उनको पिलाया जाए या उनको जो है फूड दिया जाए तो वो जो है बाहर निकाल देते हैं, सही तरीके से खा नहीं पाते, बोल नहीं पाते सही तरीके से, जो है चबा नहीं पाते। तो इनकी जो स्पीच होती है वो भी जो है अफेक्ट हुई होती है। इस तरीके से अगर हम जो डाइजेशन के ऊपर आ जाएं तो अपर जो डाइजेशन होती है, अपर जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वो भी अफेक्टेड होता है। इसके अंदर क्या होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स मिलते हैं बार बार। जो है बच्चे की जो खुराक होती है वो मुंह की तरफ आ जाती है रिफ्लेक्स के थ्रू, और उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे की जो खुराक होती है वो उसकी सांस की नाली में जाने के जो है चांसेस होते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि निमोनिया होने के जो चांसेस होते हैं बच्चों के अंदर वो मिलते हैं। इसके अलावा इसके साथ साथ जो है अगर लोअर जीआईटी के ऊपर आया जाए तो लोअर जीआईटी के अंदर क्या होता है कि बच्चे का जो फीसिस के ऊपर जो कंट्रोल होता है, जो रेक्टम के ऊपर कंट्रोल होता है, जो पखाने के ऊपर कंट्रोल है वो खत्म हो जाता है। बच्चा जो है यूजुअली क्या होता है कि हमारे जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो पखाने का जो कंट्रोल आता है वो वैसे ही देर से आता है, लेकिन इन बच्चों के अंदर क्या होता है कि वो बड़े हो जाते हैं, 10 साल की उम्र के हो जाते हैं, 12 साल की उम्र के हो जाते हैं, 20 साल की उम्र के होते हैं, उनके अंदर जो पखाने का कंट्रोल है वो नहीं आता। उनके अंदर जो पेशाब का कंट्रोल है वो भी इस तरीके से नहीं रहता, वो भी पेशाब को भी इस तरीके से जो है कंट्रोल नहीं कर पाते सही तरीके से। इसके साथ साथ जो है अगर हम ग्रोथ के ऊपर आ जाएं, उनकी जो ग्रोथ होती है नॉर्मल ग्रोथ वो आम बच्चों की निस्बत कम होती है, उनकी ग्रोथ नॉर्मल नहीं हो रही होती। इसके साथ साथ अगर हम जो है अगर उसकी नॉर्मल बॉडी के स्केलेटन के ऊपर आ जाएं, बोन्स के ऊपर आ जाएं, तो उनकी बोन्स भी अफेक्टेड होती हैं। उनकी बोन्स की मिनरलाइजेशन, उनकी बोन्स के अंदर कैल्शियम की डेपोजिशन, उनकी बोन्स की स्ट्रेंथनिंग, उनकी बोन्स का स्ट्रॉन्ग होना और बोन्स का जो है नॉर्मल ग्रोथ वो भी इफेक्ट होती है। बच्चों की जो हड्डियां होंगी वो टेढ़ी होंगी, उनके अंदर जो है हड्डियां जो होंगी वो मजबूत नहीं होंगी, उनके अंदर फ्रैक्चर्स के जो चांसेस होते हैं वो भी बढ़े हुए होते हैं। इसके अलावा अगर मसल्स के ऊपर आ जाएं तो वो हमने पहले ही बात की, उनके जो पट्टे होंगे वो खिंचाव में होंगे, स्पैस्टिसिटी होंगी। आपका जो सेरेब्रल पाल्सी होती है ये अपर ब्रेन लियन होती है, मतलब ये है कि आपके ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कोई भी इंजरी आती है, कोई भी चोट लगती है, कोई भी ट्रॉमा होता है, कोई भी डिजीज डिसेबिलिटी होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है हमें जो है स्पैस्टिसिटी मिलती है रिजल्ट के अंदर। हमारे जो मसल्स होते हैं उनके अंदर खिंचाव आ जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर हम लिम्स के ऊपर आ जाएं तो अपर लिम्स भी अफेक्टेड होंगे, उसके शोल्डर भी अफेक्टेड होंगे या एडक्टेड कंडीशन के अंदर होंगे। इस तरीके से उनकी जो है एल्बो के ऊपर प्रोनेशन होगी। और इसके अलावा अगर हम हाथों के ऊपर आ जाएं, रिस्ट के ऊपर आ जाएं तो उनके हाथ इस तरीके से होंगे। अगर फिंगर्स के ऊपर आ जाएं तो उनकी फिंगर्स इस तरीके से होती हैं, कुछ इस तरीके से करके उनकी जो है कंडीशन होती है अपर लिम्स की। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनकी जो मसल होते हैं वो स्पैस्टिसिटी में होते हैं, और वो जो है मसल जो है एक ही हालत में रहते हैं, उनके जो लिम्स होते हैं वो एक हालत में रहते हैं और वो उसको जो है मूवमेंट नहीं करवा सकते, उसके ऊपर जो उनका कंट्रोल होता है वो नहीं होता। इसके अलावा अगर हम लोअर लिम्स के ऊपर आ जाएं तो लोअर लिम्स के अंदर जो बोन्स हैं वो भी अफेक्टेड होंगे, जॉइंट्स भी अफेक्टेड होंगे। आपका जो लोअर लिम्स के अंदर हिप है उसकी जो प्लेसमेंट है वो ठीक तरीके से नहीं होगी। इसके अलावा जो है अगर हम नी के ऊपर आ जाएं तो नी के जॉइंट्स के ऊपर भी जो है अबनॉर्मेलिटी मिलेगी। और इसके अलावा जो लोअर लिम्स के अंदर हमें जो है हिप के ऊपर अबनॉर्मेलिटी के साथ साथ जो है जो बच्चे के घुटने हैं वो आपस में टकराएंगे, या फिर जो है उसके जो घुटने हैं वो आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होंगे। और इसकी वजह से क्या होगा कि उसको जो है बच्चे को चलने के अंदर जो है मुश्किल आएगी। ये थी हमारी अलामात। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं कि ये इफेक्ट्स जो है बॉडी को किस तरह से अफेक्ट करेंगे। आया पूरा बॉडी जो है अफेक्ट होगा, आया जो है एक हाथ अफेक्ट होगा, 2 टांगे अफेक्ट होंगी, 2 हाथ अफेक्ट होंगे। इसके अंदर जो है हमें हेमीप्रेसिस मिल सकता है, डायप्रेसिस मिल सकता है, क्वाड्रिप्रेसिस मिल सकता है, या फिर जो है इसके अंदर हमें पैराप्रेसिस मिल सकता है। इसके अंदर क्या होता है, हेमीप्रेसिस के अंदर क्या होता है कि आपकी जो है बॉडी की, बच्चे की बॉडी की एक साइड जो है वो अफेक्टेड होगी, एक साइड उसकी सही होगी और एक साइड जो है अफेक्टेड होगी।
इसके बाद जो है डायप्रेसिस के अंदर क्या होता है कि बच्चे के जो है दोनों हाथ या दोनों जो टांगे हैं वो अफेक्टेड होंगी। इसके बाद जो क्वाड्रिपरेसिस है उसके अंदर क्या होता है कि बच्चे की जो पूरी बॉडी है वो अफेक्टेड होगी, उसकी जो है अपर लिम्स भी, दोनों जो है ऊपर के जो बाजू और हाथ जो है वो भी अफेक्टेड होंगी और टांगे भी अफेक्टेड होंगी। ये थी हमारे पास क्वाड्रिपरेसिस। अब यहाँ पे जो है इस वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इसकी टाइप्स क्या है और इसका जो ट्रीटमेंट प्लान है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।